नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। छात्र छात्राओं के लिए 9 मोबाइल साइंस लैब का किया फ्लैग ऑफ। धामी ने कहा, शिक्षा को बढ़ावा देने में साबित होगा मील का पत्थर, व्यावहारिक अनुभव का बनेंगे हिस्सा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार का हाईकोर्ट में जवाब दाखिल। 22 अप्रैल को होगी सुनवाई। जवाब में कहा, आम जनता से लिए गए विचार और सुझाव। देहरादून में यूकेडी नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की हुई तीखी नोकझोंक, बैरिकेडिंग कर रोका। देहरादून में डीएलएड प्रशिक्षु अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास की ओर किया कूच। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। और रुड़की अस्पताल से फरार हुए बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 घंटे के अंदर पाई सफलता। अस्पताल से उपचार के दौरान हो गया था फरार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहसपुर स्थित श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज के 70 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कई वरिष्ठ जन को सम्मानित किया और स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी के ठीक बाद स्थापित इस विद्यालय ने क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार सैनी की 35 वर्षों की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उनके पढ़ाए छात्र देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सत्तर वर्ष पूर्व जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। उस कालखंड में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय बनाना, स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। तो ऐसे समय में भी देश के कुछ महान विद्वानों ने, संतों ने और समाज के सेवकों ने न केवल समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान स्थापित कर शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय परिसर में मोबाइल साइंस लैब के विज्ञान मॉडल्स का अवलोकन किया और 9 मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री ने राज्य के 4 जिलों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी के लिए मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि पहले चरण में राज्य के 4 जिलों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का सफल संचालन रहा, जिसके अभूतपूर्व परिणाम को देखते हुए राज्य के बाकी जनपदों में लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। पंत ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। यूसीसी पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे देश में समान नागरिक संहिता और नागरिकों को सुरक्षित करने के अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य वैधानिक कानूनों के साथ व्यक्तिगत कानून में बदलाव करने को भी अधिकृत है। यूसीसी लागू करने से पहले 36 सार्वजनिक सभाओं में लोगों से सुझाव लिए गए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में इस कानून पर जवाब दाखिल किया है। समान नागरिक संहिता पर 22 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि संहिता पर आम जनता से विचार आमंत्रित किए गए थे और 36 जगह पर सार्वजनिक सभा में आम लोगों के सुझाव लिए गए।
देहरादून में यूकेडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने हाथी बड़कला पुलिस चौकी के पास बैरिकेड लगाकर यूकेडी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी के 2 युवा नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें रिहा किया जाए। आपको बता दें, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आक्रामक बयानबाजी करने वाले यूकेडी के 2 युवा नेता आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। इनकी रिहाई की मांग अब क्षेत्रीय दल के नेताओं द्वारा की जा रही है। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर डीएलएड प्रशिक्षु सैकड़ों की संख्या में राजधानी की सड़कों पर नजर आए, जहां वे बिंदाल पुल चक्राता रोड से इकट्ठा होकर यमुना कॉलोनी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास की ओर निकले, लेकिन आवास से पूर्व ही भारी पुलिस बल के द्वारा बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया गया। इसके चलते वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। डीएलएड प्रशिक्षुओं की मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री अपने वादे को पूरा करें और द्वितीय चरण की भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो मेन अभी मुद्दा था और जो हमारी मांग थी वो थी द्वितीय चरण की भर्ती जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जिस प्रकार से मंत्री जी ने हमें विगत कई समय से आश्वासन दिया है कि हम दूसरे चरण की भर्ती शुरू करने जा रहे हैं, तो हम उसी मांग को लेकर यहाँ पे आए थे। परंतु अभी तक 2 घंटे से अधिक हो चुका है और हमसे कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर बात करने नहीं आया है। और हम लोगों की अभी ये मांग है कि या तो हमसे जो हमारे शिक्षा निदेशालय में जो हमारे निदेशक साहब हैं या शिक्षा सचिव जी हैं या मंत्री जी हैं, इनमें से कोई ना कोई हमसे मिलना है और हमारी जो मांगे हैं उनको अपने संज्ञान में ले। अभी मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती हैं तो उसका डिसीजन हम इसी तरीके से आगे करते रहेंगे। तो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, इसको हम बरकरार रखेंगे। उत्तराखंड महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंची भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेणु अधिकारी का कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेंद्र अधिकारी, मेयर गजराज बिष्ट और काला ढूंगी विधायक बंशीधर भगत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने रेणु अधिकारी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से रेणु जी को दायित्व मिला हुआ है अध्यक्ष पद का उद्यमिता विभाग में, अंतिम छोर के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे, यही मेरा मानना है। और निश्चित रूप से अभी वो अध्ययन भी कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे संगठन के सर्वोपरि जो हमारे नेता हैं सबका आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के स्थानीय सेब के काश्तकारों ने ज्योतिर्मठ के ब्लॉक सभागार में एक बैठक बुलाई। वहीं गुस्साए सेब के काश्तकारों का कहना है कि वर्ष 2023 और 2024 में सभी सेब के काश्तकारों ने अपने अपने सेब की फसलों का बीमा पॉलिसी किया था, जिसका भुगतान अभी तक किसानों को नहीं दिया गया। इसके चलते सारे किसान काफी दुखी हो गए हैं। बता दें, ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों में सेब की जो पैदावार होती है उसको लेकर सेब के काश्तकार अपनी फसलों का हर साल समय समय पर हजारों रुपयों का बीमा करवाते हैं और कई बार किसानों को जिसका लाभ भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लेकिन इस बार सेब के काश्तकारों में काफी नाराजगी नजर आ रही है। हालांकि कई सेब के काश्तकारों को उनका सेब फसल बीमा पॉलिसी का धनराशि उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सेब के ऐसे काश्तकार हैं जिन्हें बीमा पॉलिसी का धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाया है। रबी की फसल 2023-24 नहीं आ पाया है। कई ऐसे किसान भाई हैं जो ब्लॉक जोशीमठ के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसल बीमा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है और कई लोगों को फसल बीमा मिला हुआ है, परंतु जो अभी जो सरकार की जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी की जो गाइडलाइन थी उसके आधार पर नहीं मिल पाया है, जिससे कि आज सभी लोग इस जोशीमठ ब्लॉक सभागार में आकर अपने अपने गांव की समस्या लेकर ब्लॉक सभागार में आए और अपने फसलों के बारे में लोगों ने, ग्रामीणों ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष जानकारी दी।
रुड़की के सिविल अस्पताल से फरार हुए मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने 7 घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की तलाश में एसएसपी के आदेश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। आपको बता दें, बीती रात कोतवाली भगवानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंशुल पुत्र प्रवीण निवासी हरचंदपुर थाना मंगलौर को गिरफ्तार किया था। आरोपी पुलिस की गोली लगने के कारण घायल हो गया था। पुलिस ने बदमाश को उपचार के लिए संयुक्त राज्य चिकित्सालय रुड़की में भर्ती किया था, जो आज सुबह टॉयलेट जाने के बहाने वॉशरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर फरार अभियुक्त की तलाश में टीमें गठित कर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना के 7 घंटे के अंदर अभियुक्त अंशुल को थाना गंग नहर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। रात को भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद घायल एक व्यक्ति जिसका नाम अंशुल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। आज सुबह करीब 7:40 के आसपास, 7:40 से 8 बजे के बीच में वो पुलिस अभिरक्षा से अस्पताल में जो उसके बाथरूम है उसके पीछे से खिड़की फांद के वो वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी, उसको लगातार फॉलो किया जा रहा था। इस संबंध में मैं एसपी ग्रामीण और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। इनके द्वारा बहुत मेहनत करते हुए 4 घंटे के अंदर इस पूरे जो व्यक्ति है उसको पकड़ा जा सका है। हालांकि इसमें जो पुलिस अभिरक्षा से फरार के मामले में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा सुरक्षा में क्या चूक रही है, कहाँ पर चूक रही है, उसको भी हम लोग जरूर वेरीफाई कराएंगे। की शान माने जाने वाले ग्रोथ सेंटर लोहाघाट के बने लोहे के बर्तनों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी इन बर्तनों की तारीफ कर चुके हैं। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने भी ग्रोथ सेंटर लोहाघाट का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम ने कारखाना और ग्रोथ सेंटर में बने लोहे के बर्तनों को देखा और लोहे की कड़ाही, करछी और अन्य उत्पादों की खरीदारी की। एसडीएम ने कहा कि ग्रोथ सेंटर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रशासन पूरे प्रयास करेगा। मुझे पता चला कि अनिल जी द्वारा यहाँ जो सेंटर संचालित है और वहाँ लोहे के बहुत अच्छे बर्तन वगैरह बनते हैं, तो आज मेरे द्वारा स्वयं इसका भ्रमण किया गया। यहाँ पर इनके द्वारा जो हमारी महिलाएं हैं या जो युवा हैं उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। इनकी लोहे की कढ़ाइयाँ, लोहे की करछियाँ सब बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है और नीचे जो इनकी भट्टी है वो भी मशीनों से संचालित है। तो प्रशासन के स्तर पर जो भी हमारे सहयोग होगा हम इनको देंगे और हम चाहेंगे कि इनके द्वारा संचालित जो भी ये कार्यक्रम है, ये जो भी इनके द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं वो नेशनल लेवल पर कैसे फेमस हो सकते हैं वो पूरा प्रयास है। तो हम धन्यवाद देते हैं एसडीएम मैम का कि वो यहाँ पर आई और हमारे जो है उत्पादों का उन्होंने अवलोकन किया और काफ़ी पसंद उनको हमारे उत्पाद आए। उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोहाघाट की जो एक पहचान आप दिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैडम ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है प्रशासन जो है पूरा सहयोग आपको देगा, जिस तरीके से आप इन उत्पादों को आगे पहुंचा सकते हैं और जो है नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हम इसको पहुंचाने का काम करें और प्रशासन इनका पूर्ण सहयोग करेगा, जिसके लिए हम उपजिलाधिकारी मैम का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। चारधाम यात्रा पर बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 60 ऑफलाइन काउंटर खुलेंगे। इस बार काउंटरों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा की जा रही है, ताकि बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी न हो। ये पंजीकरण सेंटर हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में खोले जाएंगे। साथ ही यात्रा मार्गों पर भी कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं। यहाँ श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर खोलने की तैयारी में जुटा हुआ है। रामनगर के लखनपुर चुंगी पर भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती को बधाई देते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि एक बार फिर नगर मंडल में पार्टी के युवा कार्यकर्ता को संगठन द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिससे संगठन मजबूत होगा। और उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में भी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। मैं
कई चीज़ों को सोचकर, समीकरणों को देखकर सारी बातें संगठन करता है। तो आज संगठन, क्योंकि कल से हमारे यहाँ सक्रिय, आज से जो सक्रिय सदस्य हैं उनके सम्मेलन शुरू होने हैं। रामनगर में कल 9 तारीख को है, विधानसभा वाई भी है। तो उससे पूर्व कल जो हमारे 82 मंडल रहे थे वो लगभग सभी की घोषणा कल कर दी गई है। और जैसा कि सरकार संगठन तैयारी कर रहा है कि पंचायतों क्या है, फिर उसके बाद अन्य सहकारिता के हैं, तो कहीं न कहीं जो संगठन का अपना पर्व है वो संगठन का लगभग जिले स्तर पर पूरा हो चुका है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते, स्वयंसेवक होने के नाते जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते जो है मुझे जिम्मेदारी दी, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जहाँ तक पंचायत चुनाव की बारी है और अभी समय है, मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद चुनाव होंगे। हमारी भी भूमिका वैसे हम नगर मंडल के हिसाब से हुए, लेकिन फिर भी जो है पार्टी हमें जहाँ निर्देशित करेगी, जहाँ आदेशित करेगी, हम वहाँ पर वह अपनी सक्रिय भूमिका दिखाएंगे और जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, पार्टी को विजयश्री दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान मंडल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से करेंगे। लालकुआ को मालिकाना हक और बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन दुमका ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बयान जारी किया और यह बताया कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने को लेकर समय समय पर तत्कालीन नेताओं ने अपने प्रयास किए। यहां तक कि वर्तमान में वन अधिकार समिति भी अपना काम कर रही है। ऐसे में राजस्व गांव की खुशखबरी कब मिल जाए ये किसी को पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी कमियां हैं उनको पूरा कर पत्राचार किया जा रहा है। सरकार भी पूरे मामले पर गंभीर है। लालकुआ के लोगों को मालिकाना हक दिए जाने के मामले पर उन्होंने बताया कि जब वो विधायक थे तब 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे उन्होंने खुद आवंटित किए थे। जब उत्तराखंड राज्य बना, बिंदु खत्ते में 1 मीटर भी सड़क या कोई सरकारी सुविधा नहीं थी। माननीय नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, उनके प्रयास से वहां पर विकास प्रारंभ हुआ, जिसको उसके बाद माननीय दुर्गापाल जी ने, फिर मैंने भी आगे बढ़ाया, अभी भी हो रहा है। उस समय जो प्राथमिकता थी, वो प्राथमिकता ये थी कि बिंदु खत्ता जैसे क्षेत्र को जो मानव की मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए, उनके अवसर दिए जाए, जिनमें शिक्षा, हैंडपंप, लिंक मार्ग, मुख्य मार्गों को पक्का करना, अस्पताल खोलना, इंटर कॉलेज खोलना, इस टाइप की व्यवस्थाएं थी। और सारा ध्यान उस समय लोगों का भी और सरकार का भी, जनप्रतिनिधियों का इसमें रहा। लालकुआ 1975 के आसपास राजस्व गांव बना। मालिकाना हक आप सब जानते हैं, मेरे कार्यकाल में प्रत्येक के रूप में 10-15 लोगों को दिया गया, अब काफ़ी लोगों को मिल गया है। तो एक ये निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए और जिसमें जिससे जितना सहयोग बन पड़े वो सहयोग करना चाहिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद। कोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्वाचित मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र संबंधी याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने जिला अधिकारी देहरादून को 4 सप्ताह के भीतर मेयर के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि मेयर शंभू पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए खुद को अनुसूचित जाति का बताया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य बनने से चंद महीने पहले शंभू पासवान ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था। हल्द्वानी मंदिर के व्यवस्थापक महंत पूरन चंद्र पाठक ने सभी धर्म प्रेमी जनता से अपील की है कि जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही कलयुग के देवता श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव भी भव्य रूप से मनाया जाए। कार्यक्रम संयोजक अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि 10 अप्रैल से 2 दिवसीय आयोजन शुरू होंगे। पहले दिन श्री बालाजी महाराज को भव्य श्रृंगार चोला अर्पित किया जाएगा और 11 अप्रैल की शाम 5 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मंदिर प्रांगण में संपन्न होगी। शोभा यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन होगा। 12 अप्रैल को सुबह सुंदरकांड पाठ, महाआरती, विशाल भंडारा और विशाल बालाजी दरबार का भी आयोजन होगा, जिसमें देश भर से आए कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे।
हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात प्राकट की देव हैं। हनुमान जी के लिए कहा गया है, कहीं रीच पति सुन हनुमाना, काचुक साध रेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। हनुमान जी इस कलयुग में वो देवता हैं जिनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। और ये बात हमने नहीं कही है, ये बात जामवंत कहते। जामवंत ने जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का बिल्कुल शक्ति भूल गए थे तो जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति दिलवाई, याद दिलवाई, और उसी शक्ति के प्रारूप को हम इस कलयुग में पूज रहे हैं। इस बार हमने एटा से अद्भुत झांकियां मंगवाई हैं। सरकार की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और जिसमें हमारा आदरणीय पाठक जी का ये कहना है कि बाहर से इटावा से भी 5 पार्टियाँ आ रही हैं, प्लस यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें सब लोग ये चाहते हैं कि हनुमान जी जो बालाजी हैं, बालाजी की जो लोग भक्त हैं वो लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। सब लोग जितने भी इससे जुड़े हुए हैं और आदरणीय पाठक जी से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये इस साल की जो यात्रा है, तो इस साल की शोभा यात्रा है वो एक स्पेशल यूनिक बने और जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।